अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं थ्योरी एंड लॉ। पिछली वीडियो में हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा था। साइंटिफिक मेथड के आगे हमने स्टेप्स पढ़े थे। रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट्स। अब जब हाइपोथेसिस बार बार दुरुस्त साबित होती रहे तो वो थ्योरी या लॉ बन जाती है। इसको हम एक्सप्लेन से स्टडी करने वाले हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव आ हाइपोथेसिस करेक्ट, वो कहते हैं कि जब हाइपोथेसिस पे बार बार तजर्बात किए जाएं वो दुरुस्त ही साबित होती रहे, साइंटिस्ट्स यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर प्रोसेस हाइपोथेसिस। अब साइंसदान क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को फर्दर हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करते हैं अगर वो बार बार सही साबित होती है। When new hypotheses are again proved by, अगर जब ये नई जो हाइपोथेसिस बनने वाली होती हैं ये बार बार सच साबित होती हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होती है वो एक थ्योरी बन जाती है। अब थ्योरी किससे बनी? हाइपोथेसिस से। बार बार जब हाइपोथेसिस को जज किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उस पर तजर्बा किया गया, तो वो एक थ्योरी बन गई। A theory is supported by extensive evidence। अब जो थ्योरी को किसके जरिए सपोर्ट किया जाता है? अब देखें, हाइपोथेसिस पे जब बार बार तजर्बात किया जाते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एविडेंस होते हैं, मतलब कि बहुत ही बड़ी मिकदार में उसके सबूत होते हैं। एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। अब उस हाइपोथेसिस पे बहुत ज़्यादा जो रिसर्चर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा साइंसदान जो होते हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। जब वो बार बार तजर्बात कर रहे होते हैं तो उसमें 1% भी अगर गलती नहीं होती, वो दुरुस्त ही बार बार साबित होता रहता है, तो वो हाइपोथेसिस को थ्योरी बना देते हैं। मिसाल के तौर पर, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब एवोल्यूशन की जो थ्योरी है ये किसने इवॉल्व की थी, किसने एक्सप्लेन की थी? डार्विन ने। अब डार्विन ने क्या किया, उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ये एक्सप्लेन किया कि कैसे जो स्पीशीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पर अपने आप को चेंज करती हैं। साइंटिस्ट्स कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंसदान क्या करते हैं, उस थ्योरीज पे बार बार तजुर्बात करते रहते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी, वो उस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। इफ़ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, अगर ये थ्योरी बार बार तजुर्बात करने के बाद भी सही साबित हो जाती है, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, तो ये एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब कि ये एक कानून बन जाता है। साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये एक कुदरत की हकीकत है। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर, अब बायोलॉजिकल लॉज की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हार्डी वेनबर्ग लॉ है और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। मेंडल ने मटर के जो पौधे हैं उन पे तजर्बात किए थे और उसमें उसने ये बताने की कोशिश की थी कि जैसे कैसे पेरेंट्स से आगे उनकी औलाद में यानी ऑफस्प्रिंग में कैसे उनकी खसूसियात या उनके करैक्टर्स आगे ट्रांसफ़र होते हैं। उस इनहेरिटेंस के लॉ में उसने ये साबित किया था। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद उसके स्टेप्स जो दिए हुए थे, साइंटिफिक मेथड का फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि सबसे पहले जो है किसी साइंटिस्ट के माइंड में आता है या किसी थर्ड पर्सन के माइंड में आता है कि मसला क्या है। सबसे पहले तो मसले की पहचान की जाती है, तो उस मसले की जब पहचान की जाती है कि मसला क्या है, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देते हैं। उसके बाद उस पर ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद उस पर हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस को बार बार जो है वो प्रूव करते रहते हैं, उससे एक मंतकी नतीजा निकालते हैं, उसको डिडक्शन का नाम दिया जाता है। अब जब डिडक्शन यानी नतीजा निकाला जाता है तो उसकी बुनियाद पर वह एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें वो दो ग्रुप्स निकालते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप तो जो नॉर्मल होता है वो, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उस पर किसी न किसी चीज़ का वो इफेक्ट लगाया गया होता है कि इसमें दोनों में फ़र्क फिर ही डिफ्रेंशिएट किया जाएगा ना। तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। रिजल्ट्स जब निकल आते हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसको पब्लिकेशन की जाती है मुख्तलिफ जर्नल्स में या फिर बुक्स में। फिर जब वो साबित सही होती रहती है, फर्दर उनके टेस्टिंग होती रहती है, उसके बाद वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी जब बार बार एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी सही साबित होती रहे तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद
अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।